जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो इस वीडियो से हम लोग ज्योग्राफी के एक नए सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं जो RO ARO एग्जाम आधारित होगा। RO ARO के साथ साथ यह सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहली क्लास में देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है कि बिग बैंग सिद्धांत है, जिसको कि जॉर्ज लेमेंथियर ने प्रस्तुत किया था। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपांडिंग हाइपोथेसिस नाम भी दिया जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। देखिए, इसमें सिर्फ वही चीजें लिखी गई हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारा डेटा आपको दिया जाए, आप खूब पढ़िए और परीक्षा में कोई प्रश्न बने ही ना। बस वही चीज आपको पढ़ना है जहां से पेपर में प्रश्न बनने की संभावना है। आगे दिया तारों का निर्माण, तारों के निर्माण के बारे में दिया। तारों का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। शुरू में क्या हुआ कि ऊर्जा और पदार्थ, पदार्थ का मतलब द्रव्यमान, इसका वितरण समान नहीं था, अलग अलग था, जिससे क्या हो गया कि इनके घनत्व में भिन्नता आ गई, जिससे गुरुत्वाकर्षण अलग अलग हो गया और विभिन्न प्रकार के आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी गई है। देखिए, आकाशगंगा की जो दूरी है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अच्छा, यहाँ पे प्रकाश वर्ष से एक तथ्य याद रखिएगा, कई बार ऐसा प्रश्न पेपर में बना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो ये दूरी का मात्रक है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे दिया ग्रहों का निर्माण। अब तारों का निर्माण कैसे हुआ आपको समझ में आ गया कि ऊर्जा और पदार्थ या फिर द्रव्यमान, इनका वितरण समान नहीं था, जिससे घनत्व में भिन्नता आया और घनत्व के कारण गुरुत्वाकर्षण अलग अलग हो गया और तारे का निर्माण हुआ। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द बफन ने 1749 में किया। तो ग्रह का निर्माण, इसके संबंध में सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कामते द बफन। 1749 में इन्होंने दिया। इन्होंने क्या कहा? ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए, ग्रहों की उत्पत्ति हुई, अब इसमें जो भाग लेने वाले तारों की संख्या, इसके आधार पर दो सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत है अद्वैतवादी परिकल्पना और दूसरा है द्वैतवादी परिकल्पना। तो इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि अद्वैतवादी परिकल्पना में प्रमुख कौन है और द्वैतवादी में कौन है। देखिए, अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायवक्य राशि परिकल्पना, ये कांट ने दिया था, और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये काफी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, जो वायव्य परिकल्पना है और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, ये अद्वैतवादी है। वहीं पर द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन और मिल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, और इसके बाद रसेल की द्वैतारक सिद्धांत, ये काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, रसेल और चैम्बरलिन ये द्वैतवादी में आएंगे, जबकि कांट और लाप्लास ये अद्वैतवादी में आएंगे। हमारी गैलेक्सी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी, आकाशगंगा या मिल्की वे, मतलब दुग्ध मेखला का नाम दिया जाता है। तो जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला। गैलेक्सी अनेक प्रकार के दृश्य में होती है, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार या फिर अनियमित आकार का होता है। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सी का सम्मिलित रूप है। जो ब्रह्मांड है, इसमें अनंत गैलेक्सियां होती हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं। अब समझिए गैलेक्सी का आकार कितना बड़ा है। गैलेक्सी में औसतन कितने तारे हैं? 1 लाख मिलियन, जिनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम के संगठक निहारिकाओं से होता है। और तारे का निर्माण किससे हुआ है? जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इससे हुआ है। जो हमारा सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। देखिए, सुपरनोवा क्या होता है? जब तारा
मृत प्राय हो जाता है तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे सुपरनोवा कहते हैं। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है। अब समझिए हमारी जो गैलेक्सी इसमें कितने तारे हैं, 100 अरब। इसमें से सूर्य एक तारा है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है, और गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं, मतलब जहां तक हम लोग जानते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो क्वासर क्या होता है, ये एक खगोलीय पिंड होता है जो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा स्रावित करता है। ऑरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तो ऑरियन नेबुला, ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये क्या है, हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और चमकीला तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये प्रश्न कई बार बना है वनडे एग्जाम में और साथ ही साथ पीसीएस में भी। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है, अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि वहां पर अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण उसे कोई कलर दिखाई नहीं देता है। तो अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको आसमान का रंग काला दिखाई देगा। दोस्तों आप स्क्रीन पे कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आरओ एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की, तो आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और प्रमुख शब्दावलियां दिए हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए। इवेंट होराइजन, इवेंट होराइजन क्या होता है, यह एक ऐसी सीमा या फिर बाउंड्री होती है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इस सीमा के अंदर भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। देखिए इवेंट होराइजन क्या है, इससे ब्लैक होल हो गया, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है इसको जो परिभाषित कर रहा है यही इवेंट होराइजन है। नेक्स्ट है सिंगुलैरिटी। यह अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। देखिए कोई भी खगोलीय पिंड है आसमान में या फिर अंतरिक्ष में, कोई भी पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है तो इस घटना को सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो इवेंट होराइजन आपको समझ में आ गया क्या है, ब्लैक होल के चारों ओर का क्षेत्र है। सिंगुलैरिटी क्या है, कोई भी ऐसा पिंड जिसका ग्रेविटेशन क्या हो जाए, अनंत हो जाए, ग्रेविटेशन फील्ड। स्ट्रिंग थियरी ये क्या होता है, इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों से की जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जितने भी ब्रह्मांड के मूल कण स्तर हैं ये एक कण के स्थान पे कंपन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मॉडल क्या कहते हैं, कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड को 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल एवं प्रबल बल में व्याख्या किया गया तथा सभी ज्ञात मूल कणों को वर्गीकृत किया गया। तो स्टैंडर्ड मॉडल ये कहता है कि प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल हैं। आपने ये छोटे क्लासों में जरूर पढ़ा होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। ये अब देखिए ये ग्रहों की बात आ गई तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज समझिएगा। जो हमारा सौर मंडल है, हम अगर सौर मंडल की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे सन है ना, सन मतलब सूर्य हो गया। अब इसके चारों तरफ ऐसे ग्रह है, यहाँ पे देखिए बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे ये 8 ग्रह है। अभी जो लास्ट ग्रह है यम, इसे बाहर कर दिया गया, इसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो जो 8 ग्रह है इसका कुछ ना कुछ क्रम है। अब जैसे यहाँ पे दिया ना आकार के अनुसार, तो आकार मतलब साइज की बात किया जा रहा है कि साइज के अनुसार सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि ये कई बार पेपर में बना है। तो आकार के अनुसार देखिए सबसे बड़ा है द्रव्यमान, उसके बाद है शनि, शनि के बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा कौन है, बुध। तो यहां से ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। किसके आधार पे, ये आकार के आधार पे। दूसरा दिया द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान मतलब यहाँ पे मास की बात हो रहा है। द्रव्यमान के आधार पे ग्रहों का वर्गीकरण कैसे, मतलब कैसे रखा गया। सबसे वजन है बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान और आकार दोनों सेम है, बस अरुण वरुण आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, बाकी हर जगह सेम ही है। तो आप एक को रट लीजिएगा और दूसरे को याद करिएगा। देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यहाँ पर बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण हो जाएगा। आगे दिया घनत्व के आधार पे। घनत्व के आधार पे देखेंगे तो सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का, इसके बाद है बुध का, फिर शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि, है ना। अब यहाँ पे देखिए टेरेस्ट्रियल दिया है और जोबियन दिया है। देखिए ग्रह क्या है, 8 जो ग्रह है इसमें जो 4 ग्रह है ना इसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं शुरू में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये टेरेस्ट्रियल है। इसके बाद जो 4 है लास्ट के ये जोबियन है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आप देख सकते हैं। आगे दूरी के आधार पे, देखिए दूरी का आधार तो आप सबको याद होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया परिक्रमण अवधि। परिक्रमण अवधि मतलब सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाने में किसको कैसा समय लगता है। देखिए यहाँ पे ये आरोही क्रम में दिया, सबसे कम समय लगता है बुध को, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण वरुण। जो जितना पास होगा उसका परिक्रमण उतना जल्दी होगा और जो दूर होगा परिक्रमण देर से होगा। तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार पेपर में प्रश्न बना और अभी भी प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों और आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप RO UPPCS या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन करने जहाँ पे यूपी जीके से जुड़ा प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये में। इसके बाद में आपको यूपी जीके का कोई भी डेटा आप बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना इंपॉर्टेंट है सब यहीं से मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आप किसी अन्य कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे RO एग्जाम है, UPPCS 2025 है, मेंस है, BPSC है, UPSSC है, आप ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं इनमें से आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।